हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है पैरावेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल मंच पर। और पशु परिचर भर्ती की ऑनलाइन क्लासेज आज से शुरू हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, पशुपालन विभाग में एक बड़ी भर्ती पशु परिचर ये निकली है। तो पशु परिचर या एनिमल अटेंडेंट, इसमें जो पशुपालन सब्जेक्ट का जो हिस्सा है वो आपको पैरावेट इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। वास्तव में इस भर्ती की तैयारियां सभी लोग लगभग करवा रहे हैं, और जिन लोगों को विषय विशेषज्ञता भी नहीं है, कुछ अनुभव भी नहीं है इस क्षेत्र में, वो भी इसकी तैयारी करवा रहे हैं। नो डाउट, जब एग्जाम का पेपर आएगा उसके बाद इसकी जिम्मेदारी जो आज इस तरह से 45/45 लिख रहे हैं वो दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। हो सकता है उनके 45 में से 5 क्वेश्चन मिल जाएं, क्योंकि राजस्थान में जो राजस्थान जी के पढ़ाई जाती है उसका पशुपालन का विभाग, वो पशुपालन राजस्थान में पढ़ाई जाती है, अन्य भर्तियों के लिए पढ़ाई जाती है, सिर्फ उसे ही पढ़ाया जा रहा है। और थोड़ा सा विस्तृत दिमाग से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में इस पशुपालन वाले सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, और वो आप हमसे जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पशु परिचर में ये पशु शब्द है, इसका मतलब क्या है? पशु यानी एनिमल। तो ये जो एनिमल वर्ड है वास्तव में कौन सी भाषा का शब्द है? पहला ही क्वेश्चन आ गया, एनिमल शब्द या पशु शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए, एनिमल वर्ड लिया गया है एनिमेलिस से, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी एनिमेलिस का मतलब होता है लैटिन में ऐसे जीव जो सांस लेते हों, यानी जीवित हों, यानी लिविंग बींग्स, जो चलते हों या जिनमें आत्मा हो या जिनमें प्राण हो, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? एनिमल। ये पुरानी बात होगी, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनिमल शब्द लिया गया है एनिमलिस से, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। 2 क्वेश्चन यहां से तैयार है। अब बात आती है, एनिमल का मतलब पशु भी होता है और जानवर भी होता है। तो ये जो जानवर वर्ड है ये उर्दू भाषा यानी फारसी की उर्दू की फारसी से लिया गया है। ठीक है। और जानवर का मतलब भी जो जीवित जीव होता है, या जिसमें जीव हो या जिसमें ताकत हो, उसे जानवर कहते हैं। और जानवर का अर्थ एक राक्षसी रूप में लगाया जाता है कि जानवर जैसी हरकत कर रहे हो। तो जानवर एक थोड़ा सा हटके शब्द है। पशु की बात करते हैं तो यह है संस्कृत से उत्पन्न होने वाला शब्द है। तो वास्तव में पशु का मतलब क्या होता है? पशु। और हमारे यानी पशुपालन में हम पालतू पशुओं का अध्ययन करेंगे या पालतू पशुओं से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। तो पशु भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो पालतू पशु और एक जंगली पशु। पालतू पशु जैसे आप जानते हो कौन कौन है पालतू, जिन्हें पाला जाता है, जिन्हें मानव के द्वारा पाला जाता है। पालतू पशु कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल आप खुद जानते हो, सोच लीजिए। गाय दूध के लिए पाली जाती है, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ये सभी क्या है? पालतू पशु हैं। इनके लक्षण आपके दिमाग में है। जंगली पशुओं की बात करें,
जैसे जो जंगल में रहते हैं, सामान्य बात करें हम, बिल्कुल जो जंगल में रहते हैं, जैसे शेर है, चीता है? इस तरह के जो जीव हैं या लोमड़ी है, ये क्या है? ये जंगली जीव है। अब जरूरी नहीं है कि सारे जंगली जीव ही जंगली ही होते हैं, इनमें से कुल कुछ को पाल भी लिया जाता है। तो ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए सभी पालतू का प्रतिनिधित्व करेगा। पालतू का प्रतिनिधित्व वे करेंगे जो सामान्य रूप से पाले जाते हैं। अब इन जंगलियों में से कोई एक आध जंगली जानवर को किसी ने पाल लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पालतू हो गया। तो डोमेस्टिकेटेड का मतलब हो गया पालतू पशु जो मानव के द्वारा पाले जाते हैं। जंगली पशु आपको पता है जो सामान्यतया जंगल में रहते हैं। अब हम पशु का मतलब समझते हैं कि पशु क्या होते हैं। पशु या एनिमल या जानवर, तो देखिए पशु के लक्षणों से हम इसकी परिभाषा बनाते हैं कि ऐसे जीव या ऐसे जीव जिनके चार पैर होते हैं, चार पैर को बोलते हैं हम चौपाया, जिनके चार पैर होते हैं और चौपाया होने के साथ शरीर का पूरा भार चार पैरों पर होता है। चार पैरों पर होता है। शरीर का पूरा भाग बाहर कहां पर रहता है? चार पैरों पर। यानी चारों पैरों पर वो खड़े हो जाते हैं, यानी शरीर का कोई भाग टिकता नहीं है। दूसरी बात, रोम उपस्थित और रोम के साथ साथ सामान्यतः पूंछ भी पाई जाती है। पूंछ उपस्थित, ये सामान्य लक्षण हुए। अब यहां से जो हम बात करते हैं कि कौन पशु में शामिल नहीं होता, तो तैरने वाले जीव जैसे मछली, ये पशु में शामिल नहीं होगा। दूसरा, रेंगने वाले जो फिसल करके रेंग करके चलते हैं, जैसे आपको पता है सांप और छिपकली, सांप छिपकली, और साथ में मगरमच्छ, और उड़ने वाले जीव, ये भी पशु में शामिल नहीं होते। उड़ने वाले जो जीव होते हैं उनमें जैसे पक्षी, सारे पक्षी हैं, वो पशु में शामिल नहीं होते। इसके अलावा मानव, देखिए ये पशु नहीं है, यानी परिभाषा के साथ साथ इसका अपवाद जुड़ा हुआ है। ऐसे चौपाया जीव जो अपने शरीर का पूरा भार अपने चारों पैरों पर रखते हैं, साथ में उनके शरीर पर रोम पाई जाती है। रोम का पाया जाना ये स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है। यानी ज्यादातर जो पशु है वो क्या होते हैं? सारे पशु कैसे होते हैं? स्तनधारी, यानी मैमल्स में, मैमिलिया में आते हैं। और टेट्रापोडा यानी चार पैर पाए जाते हैं, तो टेट्रापोडा वर्ग से संबंधित है। इनकी पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है। अब इसको अगर हम कोई पुरानी भाषा से हम रिलेट करें संस्कृत से, तो इसका मतलब है लोम और लांगुल युक्त। लांगुल का मतलब होता है पूछ, लोम लांगुल युक्त जीव। लांगुल जो शब्द बना है किससे बना है? लंगूर से, और लंगूर के क्या पाई जाती है? पूछ, यानी रोम लोम और लांगुल युक्त जीव। तो ये हमने एनिमल या पशु की डेफिनेशन पढ़ी। वास्तव में पशु को हम क्लासीफाई करें इस जगत में, संसार में, तो आपको पता है ये जगत है, ये संसार है, दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। एक तो ऐसी चीजें जिनमें जीव नहीं है उनको बोलते हैं निर्जीव, और ऐसी चीजें जिनमें जीव है उन्हें कहते हैं सजीव। तो सजीव और निर्जीव को आप बेसिकली जानते होंगे। ऐसे ऐसे जीव ऐसे जीव जो जीवित हैं, यानी जिनमें प्राण है, उन्हें सजीव कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं धरती पर जो निष्क्रिय है, मृत हैं, जिनका कुछ नहीं बिगड़ रहता है, पड़ी ही रहती हैं, उनको निर्जीव कहते हैं। जगत दो प्रकार की वस्तुओं से या दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। एक ज्यादातर चीजें निर्जीव है, कुछ सजीव है। अब इस सजीव को हम दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार के सजीव होते हैं, एक तो पादप
एक तो पादप यानी पेड़ पौधे और एक जंतु यानी किंगडम प्लांटी यानी जो जगत पादप, इसको हम वर्गीकी की दृष्टि से जगत पादप कह सकते हैं, किंगडम प्लांटी। और इसको हम जंतु जगत या जगत जंतु कह सकते हैं। अब देखिए टेक्सोनोमी हमें नहीं पढ़नी पूरी, यहाँ पर एनिमल इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। आपको पता है जंतु जगत को किस तरह से बांटा है, फिर से है, एक तो नॉन कोऑर्डेट जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, जिन्हें कहते हैं नॉन कोऑर्डेट, नॉन कोऑर्डेट। और एक ऐसे जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कहते हैं कोऑर्डेट। तो थोड़ा थोड़ा आपको इसकी बेसिक हिस्ट्री या बेसिक इसकी जगह पता होनी चाहिए। वास्तव में हम गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा कुत्ता ये पढ़ेंगे, वो वर्गीकी की दृष्टि से कहाँ पर है। तो जंतु जगत पादप जगत में आते नहीं है। आपको पता है पादप जगत में वे जीव आते हैं जो हरे होते हैं, ठीक है, स्थानबद्ध होते हैं, अधिकांशतः स्थानबद्ध होते हैं यानी हरे होते हैं। तो उनमें पर्णहरित पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेकर के ऊर्जा बनाते हैं। तो वो तो होते हैं पेड़ पौधे। जंतुओं में ये ज्यादातर जंतु होते हैं परपोषी। परपोषी का मतलब हो गया पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन वो ग्रहण करेंगे अथवा अन्य जंतुओं को मारकर शिकार के रूप में खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, तो उन्हें कहते हैं हम जंतु। तो जंतुओं को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है, एक तो नॉन कोऑर्डेट और एक कोऑर्डेट। नॉन कोऑर्डेट मतलब जिनके रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। जैसे नॉन कोऑर्डेट्स की बात करें हम, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्के हेल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और इकाइनोडर्मेटा। आपको ये याद नहीं रखना, आपने छोटी क्लासों में 10th तक ये थोड़ा थोड़ा सुना होगा। प्रोटोजोआ जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, पोरीफेरा जिसमें स्पंज आते हैं, सिलेंट्रेटा ये सिलेंट्रेट्स होते हैं जैसे हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, फीताकृमि जिसको बोलते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज जिसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, एनेलिडा, एनेलिडा जो समूह है उसमें आता है जैसे केंचुआ, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट वर्ग हैं वो सब आते हैं। मोलस्का, मोलस्का समुद्री और जलीय जीव हैं जिनके शरीर पर कवच पाया जाता है, जैसे सीप है, घोंगा है, इस तरह के। और इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा जैसे सी आर्चिन है, इस प्रकार के समुद्री जीव। अब कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट्स को की शुरुआत होती है मछली से। तो मछली या पिसीज पूरा मछली वर्ग है, इसमें आता है मछली। उसके बाद उभयचर, उभयचर जंतु किन्हें कहते हैं? उभयचर जंतु वे जंतु होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी और धीरे धीरे जीव विकसित होकर के जल से निकल करके स्थल पर आ गया। उसका एग्जाम्पल जीता जागता है मेंढक। तो मेंढक जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो मेंढक जो है उभयचर प्राणी है। इसके बाद हम बात करते हैं रेंगने वाले, जिनको हम रेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं। और रेप्टाइल के बाद हम बात करते हैं पक्षी वर्ग की, यानी एवीज की। यानी पूरे पक्षी वर्ग में ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रेप्टाइल्स में जैसे सांप है उसमें भी ये पाई जाती है, उभयचर मेंढक में भी पाई जाती है, मछली में भी पाई जाती है। और सबसे उन्नत और सबसे विकसित जो वर्ग है उसका नाम है मेमेलिया। मेमेलिया तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मेमेलिया को मेमेलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है, इसलिए इन जंतुओं को कहते हैं स्तनधारी। और ये स्तनधारी अपने परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। देखिए ये यूथीरिया एक समूह होता है जिसमें परिपक्व शिशु जन्म लेता है। परिपक्व का मतलब मेटाथीरिया की तरह नहीं है। कंगारू जो है मेटाथीरिया में आते हैं। मेटाथीरिया के जो जीव हैं वो अपने अपरिपक्व शिशु को एक थैली में रखते हैं। तो कंगारू बच्चे के जन्म के बाद अपने उदर गुहा में, उदर क्षेत्र में, उदरीय क्षेत्र में नीचे एक थैली होती है जिसमें रखता है, यानी वो मेटाथीरियन में आता है। हम लोग गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट ये सब
यूथीरिया में आते हैं। और फिर इसका एक समूह आ जाता है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा इसी में आता है मैमल्स में, जो 4 पैर रखते हैं, 4 पैर रखते हैं। वास्तव में मानव के भी पहले 4 पैर थे। आज हम देख रहे हैं ये भी पैर का रूप है, ये हाथ है जिनको हम हाथ बोल रहे हैं, ये पुराने रूप में ये वास्तव में पैर ही थे। मानव भी टेट्रापोड था। धीरे धीरे मानव की भंगिमा या जो पोस्चर है वो सीधा हुआ, सीधा होने के बाद द्विपाद गमन हो गया। तो मानव का उद्विकास में मानव का कैसे कैसे जैसे बंदर थे वैसे ही मानव है। बंदर मानव के कैसे कोलेटरल यानी चाचा वाले पूर्वज हैं। तो अब हम बात करते हैं एनिमल्स की यानी पशुओं की। तो देखिए पशु जो है, इस शब्द का हमने अर्थ समझ लिया, वास्तव में कौन से जीव पशु में आते हैं। अब हम बात करते हैं इन पशुओं को कैसे बांटा जाता है। अगर हम आहार की आवश्यकताओं के आधार पर, आहार ही आवश्यकता या इनके खाने पीने के हिसाब से हम बांटें, तो इनको हम 3 समूहों में बांटते हैं। एक तो होते हैं शाकाहारी, है ना, दूसरा होते हैं मांसाहारी, और तीसरा जो समूह है वो है सर्वाहारी। जैसा आपको थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी होगी, शाकाहारी जो है वो केवल वनस्पति के उत्पाद जैसे फल है, सब्जियां हैं, साग है, घास है, फूस, ये सब खाते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी की इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, हर्बीवोरस, जो पेड़ पौधों की पत्तियां या फिर साग या फिर घास या फिर फल या फिर सब्जी यानी कि वनस्पति उत्पाद खाते हैं, उनको हम कहते हैं शाकाहारी। मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो मांस खाते हों, दूसरे जीवों का फ्लैश या मीट खाते हों, दूसरे जीवों को शिकार करके खाते हों, उन्हें कहते हैं मांसाहारी। जरूरी नहीं है शिकार करके खाएं, मरा हुआ जो जीव है उसको भी, उसके मीट को भी खा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं मांसाहारी। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे शेर है, चीता है, ये वास्तव में ये जीव हैं इस तरह के, ये पूर्ण मांसाहारी हैं। मांसाहारी के बाद सर्वाहारी, जो पेड़ पौधों के उत्पाद भी खाए और मांस भी खाए, तो उनको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनी शब्द का मतलब होता है संपूर्ण। ओमनी का मतलब होता है सर्व, संपूर्ण। तो ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में कौन कौन से जीव आते हैं? अपने पालतू पशुओं की बात करें जैसे, तो पालतू पशुओं में जैसे सुअर है, सर्वाहारी है, कुत्ता सर्वाहारी है, बिल्ली सर्वाहारी है, पक्षियों में मुर्गी ये सर्वाहारी है, और इंक्लूडिंग ये मानव हालांकि पशु नहीं है पर मानव भी क्या है, सर्वाहारी। जो पेड़ पौधे भी खाए, पेड़ पौधों के उत्पाद भी खाए और जंतुओं को भी खाए, या कीड़े मकोड़े या फिर जीव उनको का भी भक्षण करें, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी जंतु। अब हम बात करते हैं रहने के आधार पर, यानी इनके समूह बनाने के हिसाब से पशुओं को 2 भागों में बांटा है। पशु एनिमल हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? इनके प्रवृत्ति के आधार पर, किस रहने की प्रवृत्ति के आधार पर, रहने की प्रवृत्ति के आधार पर, यानी किस तरह से ये रहते हैं। एक तो एकल, एकल मतलब होता है सोलिटरी, सोलिटरी, और एक होते हैं झुंड वाले यानी समूह में रहते हैं, उनको बोलते हैं ग्रिगेरियस। ये जो ग्रिगेरियस शब्द है ये काफी फेमस है, ग्रिगेरियस, और इसी वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। एकल मतलब ऐसा जीव जो अकेला रहे, जैसे शेर, चीता है, भालू है, इस तरह से, ठीक है। सामान्यतः एकल, जैसे बकरी है, हम तो हमारे पालतू पशुओं की बात करें तो बकरी।
समूह की बात करें, जैसे भेड़ है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, समूह में रहने की होती है। हालांकि समूह में कोई सा भी जीव रह सकता है, लेकिन सामान्यतः उसकी टेंडेंसी की बात है, प्रकृति की बात है कि वो किस में रहना पसंद करती है। तो भेड़ एक समूह में या झुंड में रहना पसंद करती है। तो ये ऐसे झुंड में रहने वाले जीवों को ग्रीगेरियस एनिमल्स कहते हैं। ग्रीगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला जीव। अब हम बात करते हैं इनके पेट के आधार पर, इनके आमाशय के आधार पर। किसके आधार पर? आमाशय। आमाशय आपको पता है क्या होता है? बेसिकली भोजन को मुख गुहा में चबाया जाता है, उसके बाद एक ग्रासनाल होती है, एक नलिकाकार संरचना, और नलिकाकार संरचना द्वारा उसे निगला जाता है। निगलने के बाद वो थैलेनुमा एक संरचना में जाता है, थैलेनुमा एक स्थान पर जाता है। उस थैलेनुमा स्थान को आमाशय या स्टमक कहते हैं। आमाशय या स्टमक। देखिए स्टमक, आमाशय। अब ये आमाशय भी क्या है, 2 से 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे सरल प्रकार का आमाशय बनाया है। ये मुख है, मुख में भोजन को चबाया और चबाने के बाद ये चला गया पेट में। इस पेट को ही क्या कहते हैं? आमाशय या स्टमक। एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो ये वाला जो आपके सामने चित्र है, ये एक सिंपल स्टमक है, सामान्य आमाशय है। क्या है ये? सिंपल स्टमक, सामान्य आमाशय। ऐसा पेट किस किस में पाया जाता है, वो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो सिंपल स्टमक वाली जो कंडीशन है किन किन जीवों में पाई जाती है? जैसे सबसे पहले हम मानव की बात करें तो अपना पेट भी इसी प्रकार से एक ही थैलीनुमा संरचना का बना होता है। मानव का है, सुअर का है, और कुत्ते का है, कुत्ता है, ठीक है, घोड़ा है, इन सभी जंतुओं का, या बिल्ली है, इन सभी जंतुओं का, इन सभी जीवों का, यहाँ पर मानव आ गया तो जंतु नहीं कह के जीव कह देंगे। इन सभी जीवों का जो पेट होता है इस तरह से एक थैली, सिंगल, एक ही चैम्बर का बना होता है। ऐसे आमाशय को अपन सिंपल स्टमक कहते हैं। दूसरे प्रकार का आमाशय किस प्रकार का होता है? देखिए यहाँ पर ये हो गई ग्रासनाल जिससे भोजन जाता है, और ग्रासनाल के बाद यहाँ से शुरू होता है ये वाला एक भाग, और ये वाला इस तरह से। तो ये होगी ग्रासनाल। यहां पर ये वाला जो भाग है ये है रेटिकुलम, रेटिकुलम। ये वाला है एब ओमेजम, और ये वाला है ओमेजम, ये वाला। और ये बड़ा भाग है, ये है रूमन। तो वास्तव में कितने भाग हो गए? रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, 4 भाग हो गए। यानी ऐसे भी कोई पशु होते हैं जिनके आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। तो रूमन की उपस्थिति के कारण अथवा जुगाली करने के आधार पर उनको रोमांथी पशु कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? रोमांथी पशु कहते हैं। रोमांथी पशु क्या करते हैं? मेनली जुगाली। जुगाली का मतलब आप जानते हो, भोजन को मुख गुहा में चबाने से बोलस बनता है, निगलने योग्य एक चिकना मुलायम रूप बनाया जाता है जिसे बोलस कहते हैं। बोलस को निगला जाता है और निगलने के बाद वो आमाशय में जाता है। तो जाने के बाद वास्तव में ज्यादातर जंतुओं में वापस नहीं आता है, लेकिन जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनकी रेटिकुलम वाले भाग में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। इन रेटिकुलम वाले भाग में ऐच्छिक पेशियों की सहायता से ये अपने भोजन को वापस मुख गुहा में ले आते हैं। यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसे रोमांथी पशु जब चारा चरते हैं तो फटाफट उस चारे को निगल लेते हैं। जैसा चबाया, नहीं चबाया, अच्छी तरह से नहीं चबा पाते हैं, निगल लेते हैं। निगलने के बाद उनका जैसे पेट भर जाता है, उसके बाद शांति पूर्वक बैठ करके और वापस से उसको मुख गुहा में ला करके
और चबा चबा करके वापस से निगलते हैं। तो ये वाली जो क्रिया है, इस तरह से उनका मुंह चलता रहता है, इस तरह से मुंह चलता रहता है। तो जुगाली से पहले जो मुख गुहा में भोजन लाया जाता है उसको कहते हैं कड, उसको बोलते हैं कड, कड। और इस कड को चबाते हैं, इसलिए ऐसे जानवरों को कड च्यूइंग एनिमल्स कहते हैं, यानी जुगाली करने वाले पशु कहते हैं। जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में 4 भाग पाए जाते हैं, आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। इनके नाम लिख लेते हैं। एक तो रूमन, दूसरा रेटिकुलम, और तीसरा ओमेजम, और चौथा एब ओमेजम, एब ओमेजम। यानी अपना पेट है, सिंपल है, एक ही खंड से मिलकर बना है या एक ही भाग है। रूमिनेंट पशुओं के आमाशय के ये 4 भाग है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये याद रखने हैं। इसलिए इन जानवरों को जुगाली करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेट में जो भरा हुआ सबसे बड़ा भाग होता है इसका रूमन, सबसे छोटा भाग होता है रेटिकुलम, ये सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट, ये सबसे छोटा होता है। एबोमेजम और ओमेजम लगभग बराबर होते हैं। इसकी परसेंटेज की बात करें तो रूमन 80% होता है, और रेटिकुलम लगभग 5% होता है, ओमेजम 7 से 8% होता है, एबोमेजम 7 से 8% होता है। इस तरह से 4 भागों से मिलकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी का पेट बना हुआ होता है। अब हम इनको वर्गी की दृष्टि से हमने जो वर्गीकरण किया इस हिसाब से लिख लेते हैं। पशु या जानवर, एक तो हो गया रोमांथी पशु, दूसरा हो गया एरोमांथी पशु, और तीसरा हो गया कूट रोमांथी पशु। अगर इंग्लिश में बात करें हम इनकी, तो ये है रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल्स, यानी जो क्या करते हैं, जुगाली भी करते हैं। और आमाशय कितने भागों में बटा होता है इनका, 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग अभी बता ही दिए, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। और बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी है। इसके अलावा हिरण है, इसके अलावा जिराफ है, इस तरह के जीव। ठीक है। अब हम एरोमांथी की बात करें तो इनको कहेंगे इंग्लिश में नॉन रूमिनेंट, यानी नॉन रूमिनेंट का मतलब जिनके जो पेट है, आमाशय एक ही खंड से या एक ही भाग से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जुगाली नहीं करते, और इसका खान पान ज्यादातर मानव जैसा होता है या फाइबर कम लेते हैं। ये वाले जीव फाइबर या रेशेदार चीज ज्यादा खाते हैं, ये वाले फाइबर वाली चीज कम खाते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं आपको कि जैसे घोड़ा है, सुअर है, बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, जेब्रा है, गेंडा है, हाथी है, ये क्या है, जुगाली नहीं करते, और इनका आमाशय एक ही भाग से मिलकर बना होता है, यानी इनका आमाशय सिंपल होता है, इस तरह से एक ही खंड से मिलकर बना होता है। अब हम कूट रोमांथी की बात करते हैं, तो कूट रोमांथी जानवर वे जानवर होते हैं जिनमें जो आमाशय है इसके 4 पार्ट नहीं होकर के 3 ही पाए जाते हैं। यानी कूट यानी शूडो, शूडो का मतलब होता है झूठा, आभासी या फाल्स। कूट का मतलब हो गया शूडो, शूडो। तो इनको शूडो रूमिनेंट कहते हैं, शूडो रूमिनेंट कहते हैं। तो आमाशय के 4 की जगह 3 ही भाग पाए जाते हैं। जैसे कौन सा अनुपस्थित होता है, आमाशय में ओमेजम भाग, आमाशय में ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। अब क्या फर्क पड़ा ओमेजम का, ओमेजम का जुगाली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया रेटिकुलम जुगाली के लिए जिम्मेदार है। रेटिकुलम जो भाग है उसी में ऐसी पेशियां पाई जाती हैं जो अपनी इच्छा शक्ति से भोजन को वापस में मुंह में लाने में सहायता करती है, निगले हुए भोजन को वापस लाने में सहायता करती है रेटिकुलम की पेशियां। इसलिए रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रूमिनेशन, रूमिनेशन मतलब जुगाली।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जीव आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऊंट। ऊंट ऊंट और ऊंट के साथी, यानी ऊंट में आमाशय का ओमेजम भाग नहीं होता, इसलिए इसको कूट रोमांथी या शूडो रूमिनेंट में शामिल किया गया है। कूट का मतलब झूठा भी होता है, आभासी भी होता है, और असत्य रोमांथी भी हम इनको कह सकते हैं। तो देखिए, हमने जानवरों को उनके पेट के या आमाशय के आधार पर दो भागों में बांट लिया। एक तो रोमांथी, रोमांथी, और तीन भागों में बांटा, रोमांथी, एरोमांथी और कूट रोमांथी। रूमिनेंट्स में जो जुगाली करते हैं, वास्तव में जो शाकाहारी होते हैं, ये जानवर ज्यादातर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये जानवर रोमांथी, इनका कोई पता नहीं है, ये शाकाहारी भी हो सकते हैं और ये सर्वाहारी भी हो सकते हैं। और ये जानवर जैसे ऊंट है, ये जानवर ज्यादातर कैसे होते हैं, ये अधिकांशतः शाकाहारी ही होते हैं। तो घास-फूस को ऊंट भी खाता है, घास-फूस को घोड़ा भी खाता है, और उसी घास-फूस को गाय भी खाती है। क्या फर्क है? तो देखिए, घास-फूस का पाचन ऊंट में बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि रुमन, रेटिकुलम, एबोमेजम उपस्थित है। सिर्फ ओमेजम वाला भाग ही नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करें किसकी, रूमिनेंट की, तो ये घास-फूस का सबसे ज्यादा हिस्सा यही खाते हैं। यानी फाइबर युक्त डाइट, जो सेल्यूलोज वाली डाइट इनकी होती है। इनकी बात करें तो इनको कंसंट्रेट ज़्यादा खाना पड़ता है तुलनात्मक रूप से। अब ये नहीं है कि घोड़ा घास नहीं खाता, घोड़ा घास खाता है, लेकिन इसी घास का जो पाचन है वो रूमन नहीं होने के कारण सीकम में होता है। अगर यूं कहें तो घोड़े में घास का या फिर सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, सीकम भाग में। घोड़े में घास कह दो या फिर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का पाचन, बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसे कहते हैं सीकम, सीकम में होता है। और इसका जो सीकम होता है काफी बड़ा होता है। ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी हो गई कि भाई घोड़े में रूमन नहीं होता, तो इसमें घास का पाचन कहाँ होगा, इसमें सीकम में होगा। अब हम बात करते हैं, पशु की बात कर ली, तो पशु से ही एक शब्द जो कि पशुधन, पशुधन, पशुधन बना है। तो पशुधन का मतलब क्या होता है, पशुओं की बात करी, इसके बाद हम पशुधन या लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लाइव स्टॉक, यानी पशुधन और पशु में क्या फर्क है। पशु की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद पशुधन का मतलब होता है ऐसे पशु जिन्हें आर्थिक लाभ के लिए मानव द्वारा पाला जाता है, उसे पशुधन कहते हैं। धन यानी मनी, वास्तव में स्टॉक, लाइव स्टॉक, जीवित स्टॉक, जीवित धन। तो जीवित धन पुराने समय में जानवरों को या गाय भैंसों को, गायों को ही क्या माना जाता था, धन, यानी एक तरह से चल संपत्ति माना जाता था। अचल संपत्ति में आपको पता है जमीन आती है। चल संपत्ति में प्राचीन समय में फोर व्हीलर यानी गाड़ियां और इस तरह की चीजें नहीं थी, तो ये जो चौपाया जानवर होते थे यही धन होते थे। वास्तव में जो कैटल, कैटल जो शब्द है, कैटल, इस कैटल शब्द की उत्पत्ति आपको पता है, कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी कौन से होते हैं, मुख्यतया गाय। गायों को या फिर गाय के वंशजों को कैटल कहा जाता है, और इस कैटल शब्द की उत्पत्ति कैपिटल से हुई है, और कैपिटल का मतलब होता है धन संपत्ति, धन संपत्ति। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, गायों को धन के रूप में माना जाता था। आप राजस्थान की जो इतिहास है उसमें या संस्कृति में कुछ लोक देवता पढ़ेंगे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए। तो जैसे गोगा जी, तेजा जी, इन्होंने गायों की रक्षा की थी। तो उस समय गायों को धन के रूप में माना जाता था, और जिसके पास जितनी गायें होती थी उनको उतना ही धनवान माना जाता था। तो ये पूंजी होती थी। तो पूंजी यहाँ पर देखिए कैपिटल यानी कैटल, कैटल शब्द से ही, कैटल शब्द की उत्पत्ति कैपिटल से ही हुई है। कैपिटल का मतलब होता है धन संपत्ति। तो कुल मिलाकर के है लाइव स्टॉक यानी पशुधन, जब मानव द्वारा, मानव द्वारा आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए पाले जाने
वाले पशु, यानी ऐसे एनिमल्स की बात की जाती है कि वो इकोनॉमिक, डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट देते हो, आर्थिक लाभ देते हो। आर्थिक लाभ का मतलब यहाँ पर क्या है? आर्थिक लाभ का मतलब समझिए, जैसे उनसे दूध की प्राप्ति हो, जैसे उनसे मांस की प्राप्ति हो, जैसे उनसे ऊन की प्राप्ति हो, जैसे उनसे बाल या ब्रिसल्स की प्राप्ति हो, ठीक है, इस तरह के कोई से भी प्रोडक्ट उनके शरीर से उत्पन्न होते हों। खाल यानी स्किन, खाल या स्किन जिससे चमड़ा बनाया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की, तो इस तरह की चीजें देने वाले जीव किस में आएंगे? पशुधन में आएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि घोड़ा जो है, घोड़ा या घोड़ी, इसकी भी शादियों के अवसर पर बुकिंग होती है साहब। एक गाय जितना दूध देती है उससे ज्यादा किसी घोड़े की बुकिंग होगी कि किसी शादी में 11 लाख या 1 लाख या 2 लाख या 51,000, 21,000, उससे भी पशुपालक को, घोड़े के मालिक को आय की प्राप्ति हो रही है। क्या घोड़ा पशुधन में आएगा? नहीं आएगा। उसके शरीर से कोई ऐसी चीज थोड़ी मिल रही है। फिर तो जिन मुर्गों को पहले, आज तो बंद हो गई, मुर्गों की लड़ाई में काम में लेते थे, ज्यादातर असील नस्ल का मुर्गा होता था, तो उन पर भी पैसे की बोली लगाई जाती थी। तो उससे भी क्या, उसे भी क्या इसमें पशुधन में रखेंगे? नहीं रखेंगे। कुत्ते भी जो केसीआई, कैनल क्लब ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनकी भी एक नौकरी होती है कुत्तों की भी। बम डॉग स्क्वाड जो होते हैं, बम को या अपराधियों को पकड़ने में, मर्डर की तलाश करने में, इस तरह से उनको भी सैलरी मिलती है, डॉग्स को भी। तो क्या कुत्ता भी पशुधन में आएगा? नहीं। उनके शरीर से या उनके द्वारा कोई ऐसी चीज उत्पादित नहीं की जा रही है। हाँ, पाले वो भी जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हम लाइव स्टॉक नहीं कह सकते। थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो पशुधन का मतलब होता है ऐसे पशु जो मानव द्वारा आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर पशु की जगह पक्षी की बात करें, तो पक्षी, पक्षियों के समूह को हम पोल्ट्री कहते हैं, या फिर ऐसे पक्षी जो मानव द्वारा आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं, आर्थिक लाभ के लिए पाले जाने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं? हम पोल्ट्री कहते हैं। जैसे मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है या मांस भी प्राप्त होता है, मुर्गी है, बतख है, इसके अलावा चिकन या गीज है, टर्की है, या जो बटेर होता है, या तीतर, तीतर या बटेर होता है। तो इन पक्षियों से अंडों के साथ साथ मांस की भी प्राप्ति होती है, पंखों की प्राप्ति होती है, पंखों से फीदर मिल बनाया जाता है। तो ये जो पक्षी हैं, इनको पोल्ट्री में शामिल करते हैं। किस में शामिल करते हैं? पोल्ट्री में। तो आर्थिक लाभ के लिए पाले जाने वाले पक्षी, के लिए पाले जाने वाले पक्षी। अब इसमें क्या नहीं आएगा? जैसे मोर है, नहीं आएगा, राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे पक्षी हैं जिनको काम में नहीं लेते हैं इस तरह से, तो उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर पालने की बात करें, डोमेस्टिकेशन की बात करें, तो मानव के द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर था कुत्ता। कुत्ता मानव का सबसे पुराना दोस्त, सबसे पुराना मित्र है, सबसे पुराना मित्र। वास्तव में जो पशुपालन की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। कब? मध्य पाषाण काल में। इतिहास की बात करें तो आपको पता है पाषाण काल वो समय है इतिहास में जब पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे और मानव पत्थरों से शिकार करता था, और धीरे धीरे शिकार करते करते उसने देखा कि कुत्ता भी उसका सहयोगी हो गया, या कुत्ता भी कहीं मिल गया होगा, मिल बांट करके खाया होगा, तो कुत्ता उसका दोस्त बन गया शिकार में, पकड़ने में, और इस तरह से हेल्प करने लगा। तो कुत्ता मानव के द्वारा पाला गया पहला जानवर है। तो मध्य पाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई थी भाई? पशुपालन की शुरुआत हुई थी। आपको पता है पशुओं को क्यों पाला जाने लगा? खेती के साथ साथ कुछ पशुओं से मनुष्य को दूध मिलने लगा, या मांस मिलने लगा, इस तरह की चीजें, फायदेमंद चीजें मिलने लगी, इसलिए उसने पशुपालन शुरू किया। इसके बाद अगर आपको बताएं हम कि जो कबूतर है, ये पक्षी है जो सबसे पहले पाला गया
पक्षी है कबूतर। कबूतर की जो है गाने आप सुनते होंगे, कबूतर या फिर कबूतर के बारे में राजा महाराजाओं के इतिहासों में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद कबूतर के बाद घोड़े की बात करते हैं, तो घोड़ा सबसे अंत में पाला गया जानवर है। घोड़े का सबसे नवीनतम विकास हुआ है। उद्विकास के हिसाब से घोड़े को देखें हम, तो घोड़ा पहले कुत्ते के जैसा था। धीरे धीरे वो इयो इप्पस मीजो इप्पस इस तरह से आपने पढ़ा होगा। और आज का जो घोड़ा है वो इक्वस है। इक्वस घोड़े का जो जूलॉजिकल नेम होता है इक्वस कैबेलस होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कुत्ता, कबूतर और घोड़े की। तो घोड़ा सबसे नवीनतम पाला गया, सबसे नया जानवर है। सबसे नवीनतम पाला गया जानवर है कौन? घोड़ा है। तो इस तरह की ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। अब पशुधन और हमने पोल्ट्री, पोल्ट्री को हमने साथ पढ़ लिया। पशुधन वे पशु जिनको मानव के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए पाला जाता है, उन्हें हम लाइव स्टॉक या पशुधन कहते हैं। और पोल्ट्री वे पक्षी हैं जिन्हें आर्थिक लाभ के लिए पाला जाता है, उन्हें उन्हें पोल्ट्री में शामिल करते हैं। बात यहां पर आती है पशुपालन की। तो वास्तव में पशुपालन का मतलब क्या है? पशुपालन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। देखो, परिवार में हस्बैंड का काम होता है पालना, हस्बैंड। तो एनिमल को हस्बेंड्री है ना, पशुओं के हस्बैंड। यानी पशुओं के हस्बैंड कौन हो गए? जो पशुओं को खाना दाना देते हैं। बेसिक चीज देखो इसमें, इस शब्द में, शब्द पर जाओ कि वास्तव में कौन क्या हो गया पशुपालन। यानी पशुओं को क्या देना? भोजन या आहार देना, खाना देना, और उनको आश्रय देना, उनको जगह देना, रहने के लिए जगह देना उनको, और उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य यानी उनकी हेल्थ, जब बीमार हो जाएं तो उपचार करवा दो उनको। सर्दी से, गर्मी से, इस तरह के प्राकृतिक परिस्थितियों से या प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा के लिए उनके लिए आवास बना दो, उनको भोजन दे दो, उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन कर दो। और साथ ही साथ उनकी ब्रीडिंग की यानी प्रजनन की आवश्यकताओं या प्रजनन संबंधी जो अ, अ, विकास है उसका ध्यान देना, इन सभी का समुचित रूप से ध्यान देना या समुचित रूप से पालन करना ही क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। यानी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुओं का पालना। और पालने का मतलब ये नहीं है कि पाल के बंद कर लिया किसी क्षेत्र में और उनको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मरने के लिए उनको भोजन भी देना पड़ेगा, उनको आश्रय भी देना पड़ेगा, शरण या शेल्टर या जगह भी देनी पड़ेगी। चाहे पेड़ के नीचे बांधो, चाहे छप्पर बनाओ, चाहे टीन शेड डलवाओ, तो इस तरह से उन्हें रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनके हेल्थ की भी ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी जब बीमार हो जाएं तो उनका उपचार करवा दो। और साथ ही साथ उनके प्रजनन, ब्रीडिंग, अच्छी अच्छी ब्रीडिंग, उनकी नस्ल के सुधार हेतु प्रयास भी करने पड़ेंगे। और इसी को कॉमन, सभी को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन बोलते हैं। वास्तव में पशुपालन मानव से जुड़ा हुआ है, पुराने समय से मानव से जुड़ा हुआ है। तो इस पशुपालन को हम कृषि की शाखा भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर की। क्योंकि आपको पता है कृषि के बाद या कृषि के साथ पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और आज वर्तमान समय में पशुपालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय, बहुत ही उत्तम व्यवसाय बन चुका है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप पढ़ते आए होंगे, भारत में 70% जो लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है। हालांकि ये 70-70% से घट करके काफी कम हो गया है, लेकिन आपने ये शब्द सुना होगा, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जो 70% लोग हैं ये क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अब हम बात करें यहाँ के जो किसान है, उन किसानों में जो 70% किसान हैं वो सीमांत हैं या लघु किसान हैं। इनके पास बहुत ही कम जमीन है, मतलब 70% के पास जमीन की बहुत कमी है। यानी कि जो 30% किसान है उन्हीं के पास जमीन ज्यादा है, 70% के पास जमीन कम है। तो इन 70 में से 80% जो किसान है वो पशुपालन का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कृषि पशुपालन से जुड़ा हुआ है। कृषि
खेती से जो फसलें, जो चारा उत्पन्न होता है उसे पशुओं को डाल दिया जाता है और पशुओं के द्वारा जो गोबर या फिर जो खाद उत्पन्न होता है उसको खेतों में डाल दिया जाता है, जो अच्छे उर्वरक का काम करता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के कृषक को ज़्यादा समस्या नहीं आती, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं पर दोनों काम हो जाते हैं और लाभ भी अच्छा प्राप्त होता है। यानी कृषि से भी ज़्यादा फायदा पशुपालन से होता है। इसलिए पशुपालन का सेक्टर है वो बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है और राजस्थान और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रहा है। साथ ही साथ जैसे मानव के द्वारा जो खाए जाते हैं खाद्य पदार्थ, उसके बाद जो उप उत्पाद के रूप में बच जाते हैं, जैसे चारा है किचन से जो रसोई घर से जो वेस्ट है निकलता है, जैसे चोकर है, अनाजों से चोकर निकलता है, या चुर्री, या फिर जैसे बीज, तेलीय जो बीज होते हैं जैसे सरसों है, तिल है, इनमें से तेल निकालने के बाद क्या बनता है, खल, जो खली बोलते हैं, जिसको खल या केक या खली बोलते हैं। इन सभी से जानवर बहुत ही अच्छी किस्म का जो है प्रोटीन या आहार बनाते हैं, दूध बनाते हैं, मांस बनाते हैं, इसके अलावा अन्य उत्पादों में ऊन बनाते हैं या बाल बनाते हैं या फिर चमड़ा बनाते हैं। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जानवरों के द्वारा एक घटिया, जिसको मानव नहीं खा सकता उसको हम घटिया ही कहेंगे, घटिया आहार को खा करके बहुत ही अच्छा प्रोटीन या बहुत ही अच्छी चीजें बनाई जाती हैं जो मानव के उपयोगी होती हैं, मानव के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे पक्षियों की बात करें तो पक्षियों से अंडे भी प्राप्त होते हैं, तो इस तरह की चीजें बनाई जाती, इसलिए पशुओं का पालन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पशुपालन कृषि से इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि कृषि की जो क्रॉप रेजिड्यूज होती है, फसलों के जो बची हुई चीजें होती है, जैसे तूड़ा है, ये बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि जैसे फसल है, फसल में से गेहूं का जो तना है वो अलग कर दिया और गेहूं की बाली में से गेहूं के दाने मानव ने खुद के आहार के रूप में उसे सेलेक्ट कर लिया, उसे अलग कर लिया। तो जो बच गई फसल की जो हिस्सा जो बच गया वो एक तरह से वेस्ट होता, उसको या तो जलाना पड़ता, तो इसको पशु खा लेते हैं। पशु खाने के बाद बहुत ही अच्छी श्रेणी का दूध और मांस, इस प्रकार की चीजें उत्पादित करते हैं, इसलिए पशुपालन का बड़ा महत्व है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लासों में हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है कि पशुपालन तो लकीर के फकीर नहीं होकर के वास्तव में एग्जाम किस प्रकार का है, किस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस में आपको उलझा दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल पूछा जाएगा और उसमें जो है आप गलत कर देंगे। तो इसके लिए आप पैरावट इंस्टीट्यूट से रेगुलर जुड़िए, रेगुलर क्लासेस आप लीजिए। धन्यवाद।